हेलो बच्चों, आज से हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो यूनिवर्सिटी पेपर होता है ना, वो 2019 का। ये 50 नंबर का आता है। इसमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके आंसर करने होते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। विच लॉ ऑफ मेंडल हैज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। तो हमारा प्रश्न है कि मेंडल का जो लॉ है, मेंडल्स के जितने भी लॉ हैं, उनकी क्या तो मेरिट है और क्या डीमेरिट है। ठीक है, और मेंडल के जितने भी लॉ हैं उनमें से कौन सा लॉ है जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल। हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को बताना है न्यूक्लियोसोम मॉडल के बेस पे। तीसरा प्रश्न है हमारा, कपल प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज हैविंग देयर ब्लड टाइप अलोंग विद अदर रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट। मतलब एक कपल है जो शादी करना चाहता है आपस में, और उनका जो ब्लड टाइप है उसके साथ में उन्होंने अलग ब्लड टेस्ट भी करे हैं। बोथ आर ए बी, इनका दोनों का ही ब्लड ग्रुप क्या है, ए और बी। पॉजिटिव या नेगेटिव हमें नहीं दिया है, तो यानी कि ए बी है, हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। दे आस्क व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप देयर चिल्ड्रन में हैव, और उन्होंने ये पूछा कि उनके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, एक्सप्लेन व्हाई। अब आपकी समझ से इस पूरे प्रश्न को पढ़ के कि उनके बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है वो आपको सजेस्ट करना है और क्यों हो सकता है। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन को हम इसमें समझाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन के 3 मेथड्स होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, वो कौन से हमें वो बताने हैं। डिस्क्राइब ईच एंड डिस्टिंग्विश अमंग दी 3 मोड ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हमें तीनों के बारे में बताना है और तीनों की डिस्टिंग्विश फीचर्स जो हैं उनको बताना है, मतलब हम उन तीनों को कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। यह 4 हमें टॉपिक दिए हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है लीथल जीन, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा है बार बॉडी और चौथा है कपा पार्टिकल्स। सातवां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। ये जो नीचे 4 हमें टॉपिक्स दिए हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है इनको। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, एंट्रोन एंड एक्सोन। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, राइट डिटेल्ड नोट ऑन फॉलोइंग। हमें यहाँ पे डिटेल्ड नोट लिखना है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और कैरियोटाइप के बारे में। 9वां प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री जीन, लियोन्स हाइपोथेसिस, आरएच ब्लड ग्रुप एंड इंटरफेरेंस। 10वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्रोमोसोमल अबरेशन। क्रोमोसोमल अबरेशन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोमल अबरेशन विद इल्यूस्ट्रेशन। मतलब है कि हमें जो भी क्रोमोसोमल अबरेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनको एग्जाम्पल्स के साथ में हमें ठीक से समझाना है। अब हमारा पहला प्रश्न हम लेकर के चलते हैं, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहला प्रश्न क्या था हमारा कि व्हाट आर डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विच लॉ ऑफ मेंडल हैज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। तो हमारे सबसे पहले मेरिट और डिमेरिट लिखते हैं मेंडल्स लॉ के। तो उसका जो पहला मेरिट है वो है, ही सिलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी फॉर हिज वर्क। उसने जो पी प्लांट लिया था जिसके अंदर प्योर ब्रीडिंग थी, तो ऐसे प्लांट को उसने सिलेक्ट किया था, ये उसकी सबसे पहली मेरिट थी। क्यों? क्योंकि उस प्लांट के अंदर ना तो लिंकेज नजर आता था ना ही इंटरेक्शन था, और अगर होता भी तो वो मेंडल को नहीं पता होता उस टाइम पे। ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या था उसके, मेरिट क्या थी उसके वर्क की, कि उसने जो प्लांट सिलेक्ट किया था उसके अंदर प्योर ब्रीडिंग वैरायटी को सिलेक्ट किया था। दूसरा, पी इज आइडियल फॉर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। पी प्लांट जो होता है उसके अंदर हम ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट कैन बी क्रॉस ब्रीड मैनुअली बट इट सेल्फ अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। पी का जो प्लांट होता है ना, पी का जो फूल होता है, वो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है मतलब मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट
एक ही प्लांट के अंदर होता है, यानी कि कंप्लीट फ्लावर होता है। अब दोनों हैं तो उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। अब अगर हम उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं करना चाहते क्योंकि हमें प्योर ब्रीडिंग चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, जैसा मेंडल ने किया था, इमेस्कुलेशन कर देगा। इमेस्कुलेशन एक टेक्निक होती है, तो उसके थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सकती है आराम से। तो दूसरी मेरिट क्या हो गई कि पी प्लांट में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सकती थी, यानी कि उसकी ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता था। तीसरा मेरिट था ही टुक सिंगल ट्रेट एट अ लाइन ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ स्टडी। जब उसने एक्सपेरिमेंट को किया तो उसने सिंगल ट्रेट को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया। मतलब जैसे कि एक बार जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें सिर्फ प्लांट की हाइट को देख रहा है कि वो लंबा है कि छोटा है। दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर वो सिर्फ प्लांट की फूल के कलर को देख रहा है कि वाइट है कि रेड है, इस तरीके से। ठीक है। चौथा उसका मेरिट था ही केप्ट अ एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट एंड नोटेड डाउन द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन ईच क्रॉस। मतलब वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका बिल्कुल एक्यूरेट डाटा उसने बना के रखा हुआ था, और कितने प्रोजीनीज, कितने ऑफ स्प्रिंग्स ब्रीडिंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रॉस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसने पूरा का पूरा डाटा बना के रखा था। फिफ्थ मेरिट था ही यूज स्टैटिस्टिकल मेथड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टू एनालाइज हिज रिजल्ट। अब मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके पूरे के पूरे रिकॉर्ड को उसने रखा, एक तो एक्यूरेट बना के, ऊपर से उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव किया, और वो जो उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया था दैट वाज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। छठा उसका मेरिट था मेंडल वाज लकी टू सेलेक्ट 7 particular trait the gene of which were either present on different chromosome or showed complete recombination। ठीक है। मतलब मेंडल इस बात को लेकर के लकी था कि उसने जो भी जीन को पढ़े, 7 जीन्स के जो कैरेक्टर थे और उसके जो ट्रेड्स को पढ़ा, वो एक न एक क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित थे। सातवां मेरिट था ही टुक द प्लांट, रिप्रोड्यूस्ड वेल एंड ग्रो टू मेच्योरिटी इन वेरी शॉर्ट और अ वेरी लेस टाइम। और सबसे अच्छी बात ये थी कि प्लांट जो उसने चूज किया था ना, उस प्लांट की जो लाइफ साइकिल था वो बहुत ही छोटा था। उसमें वो उसकी सीड जर्मिनेशन से लेकर के फ्रूट आने तक, मेच्योरिटी आने तक, उसको बड़े आराम से वो स्टडी कर सकता था। हिज वर्क वॉज नेग्लेक्टेड ड्यू टू, अब उसका काम जो नेग्लेक्ट किया था वो किस रीजन से हुआ था कि साइंटिस्ट वर बिजी इन फाइंडिंग ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस जिस टाइम में मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस टाइम में अधिकतर साइंटिस्ट कहाँ पे बिजी थे, एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में काम कर रहे थे। दैट इज एवोल्यूशन, वी आर मच इंटरेस्टेड इन डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे डार्विन थ्योरी और एवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे जब भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। दूसरा था रीजन कि जिस जर्नल में इन्होंने अपना प्रैक्टिकल सबमिट किया था, डाला था, उस प्रोसीडिंग के बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशंस थे, लिमिटेड लैंग्वेज में थी वो, है ना। तो इसकी वजह से क्या था, वो ग्लोबल नहीं हो पा रही थी। तो एक ये भी रीजन था। तीसरा, ही बिलोंग्स टू मैथ्स स्ट्रीम। उस टाइम के साइंटिस्ट को ये दिक्कत थी कि भैया ये बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहा है, जो मैथ्स का टीचर है, तो वो इसके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। फोर्थ रीजन था ही फेल्ड टू एक्सप्रेस हिज फाइंडिंग ऑन hawkweed and other species at that time and eventually caused scientific work। अब उस टाइम में वो मेंडल जो था अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कर रहा था, तो उसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी बात सच है तो दूसरे प्लांट के ऊपर भी एक्सप्लेन करके दिखाओ उनको। अब एकदम से तो नहीं हो जाता है ना, तो वो उस टाइम में दूसरी स्पीसीज जो थी, हॉकवीड जो स्पीसीज थी, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करी, बट उस टाइम पे वो फेल हो गए थे, वो इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। अब उन्होंने बोला कि तुम एक प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर समझाए जा रहे हो, दूसरे प्लांट के ऊपर समझा नहीं रहे हो, तो आपका वर्क गलत है, और ऐसे कह के उनको काम करने की परमिशन नहीं दी थी, उनके पूरे काम को सीज कर दिया था, उनको कोई भी साइंटिफिक वर्क इस कंसर्न में करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फिफ्थ रीजन था अनअकस्टमनेस ऑफ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट ऑफ 19th century to think in statistical manner which Mendel introduced in the study of hybridization। उस टाइम में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टैटिस्टिकल मेथड में तो प्रूव ही नहीं कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि वो इस तरीके से इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, जबकि मेंडल स्टैटिस्टिकल
प्रोसेस को प्रूव कर रहा था, है ना, वो अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा था, तो उस टाइम में उसकी इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये हमारे 5 रीजन थे जो कि मेंडल वर्क के डीमेरिट्स थे। उसके बाद में हमारे प्रश्न का सेकंड पार्ट है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी कौन से लॉ को मिली है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिली है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा था कि ईच ट्रेट हैज 2 एलिल्स, हर ट्रेट के 2 एलिल होते हैं, दैट सेग्रीगेट्स, जो कि अलग अलग होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट बनने के टाइम में अलग अलग होते हैं, एंड 1 एलिल फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और जो अलग हुए हुए एलिल्स होते हैं, पेरेंट्स के अलग अलग जो एलिल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के टाइम में कंबाइंड होते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मेंडल का कौन सा लॉ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ क्यों कहते हैं? बिकॉज अ गैमेट कैन ओनली कैरी 1 रिसेसिव और डोमिनेंट जीन बट नॉट बोथ, क्योंकि इसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो केवल एक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, क्या तो वो रिसेसिव हो सकता है या वो डोमिनेंट हो सकता है, वो दोनों नहीं हो सकते, है ना। इट कैन बी बेटर। अब इस चीज को, अब ये जो मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जिसे कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लॉ भी कहा जाता है, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा सकते हैं। तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसके अंदर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं। तो इसके अंदर हमने जो एक कैरेक्टर लिया है वो क्या लिया है? टॉल, है ना, उसकी हाइट ली है। कैरेक्टर क्या लिया है हमने? हाइट। और उस हाइट में होमोजाइगस हमने मेल और होमोजाइगस फीमेल लिया है। चलो इसको हम मेल बना लेते हैं और इसको फीमेल। ठीक है, अब देखो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों एलिल्स अलग हो जाते हैं। देखो ये तो एक पेरेंट हो गया, ठीक है, पेरेंट के अंदर 2 एलिल्स हैं, लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हमने दोनों गैमेट्स को अलग अलग कर दिया, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी 2 एलिल्स हैं, यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी 2 एलिल्स हैं। अब हमने इनके गैमेट्स बना लिए तो दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो हम यहाँ पर इनका क्रॉस करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे, तो एक गैमेट यहाँ से आ जाएगा पापा से और एक गैमेट माँ से आ जाएगा, तो हमारा ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग। और ये ऑफ स्प्रिंग कैसा है? हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब ये हेट्रोजाइगस होने के बाद में टॉल क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैसा है? मेल कैसा है? डोमिनेंट। और ये कैसा है? रिसेसिव। तो हमारी F1 जनरेशन जो आ रही है वो कैसी आ रही है? हेट्रोजाइगस। अब इस हेट्रोजाइगस का हम सेल्फिंग करा देंगे तो उसको पुनेट स्क्वायर से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सेल्फिंग करा देंगे तो यहाँ पर एक पेरेंट ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और यही सेल्फिंग करा रहे हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये हमारे ऑफ स्प्रिंग्स कैसे आ जाएंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर ये मेल है गया और यहाँ पर इसका ये फीमेल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑफ स्प्रिंग्स आए, तो वो 4 ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैपिटल टी है ये पूरा का पूरा डोमिनेंट हो गया, ये पूरा का पूरा डोमिनेंट है, तो ये कैसे होंगे? सारे टॉल। अब प्योर टॉल होंगे। ठीक है, अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों भी कैसे होंगे? टॉल होंगे। टॉल होंगे लेकिन कैसे? हेट्रोजाइगस। ये स्मॉल टी जो है ये हमारा हो जाएगा ड्वार्फ रिसेसिव, है ना। ठीक है, तो अब जो हमारे प्लांट यहाँ पे 4 ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं, ये 4 ऑफ स्प्रिंग के अंदर हमारी जो जीनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो क्या है? 1:2:1। कैसे? 1 टॉल, ये दोनों भी टॉल होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस है, तो 2 टॉल हेट्रोजाइगस और 1 रिसेसिव ड्वार्फ। ठीक है,
और फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगी? फिनोटिपिक मतलब देखने से जैसा कैसा लग रहा है, तो उसमें 3 तो टॉल होंगे और 1 ड्वार्फ होगा। ठीक है, अब हम इन प्लांट्स की ऐसे ही अगर सेल्फिंग करवाते जाएं तो हमें प्योर वैरायटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे इसकी सेल्फिंग करवाई, मिक्स आ गया, ठीक है, इसकी सेल्फिंग करवाई, यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, फिर इसकी सेल्फिंग करवाई, यहाँ पे ड्वार्फ की सेल्फिंग करवा दी, तो यहाँ पे हमारे ड्वार्फ प्लांट आने आ गए। यानी कि इससे गैमेट्स क्या हो रहे हैं, वो प्योर होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे सारे कैपिटल टी है, यहाँ पे सारे स्मॉल टी है। इसीलिए इस वाले लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।